देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। बॉडी ऑफ मास 3 kg इज़ अंडर अ कांस्टेंट फोर्स विच कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट यस इन मीटर इन इट गिवन बाय द रिलेशन यस इज इक्वल टू 1/3 t स्क्वायर वेयर t इज़ इन सेकंड वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड। देखिए यहाँ पर मास ऑफ द बॉडी दिया है, दैट इज़ 3 किलोग्राम। मास 3 किलोग्राम है स्टूडेंट, ओके। और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक इक्वेशन दिया है यहाँ पर, दिस इज़ 1/3 t स्क्वेयर, और पूछा है कि वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड, वर्क डन कितना होगा। अब हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू यस। यस के लिए इक्वेशन है, टी भी दिया है यहाँ पर, लेकिन यफ कैसे निकालना है, ओके। मास है, फोर्स निकालना है, तो हमें फोर्स फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर एक्सेलरेशन पता हो जाता है तो फिर फोर्स निकाल सकते हैं हम। देखिए डिस्प्लेसमेंट दिया है यहाँ पर, एस इज इक्वल टू 1/3 t स्क्वेयर। अगर इसको हम डबल डेरिवेट करते हैं स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टाइम, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। देखिए अगर एक बार इसको डेरिवेट करते हैं हम, दैट मीन्स डी एस बाई डी टी, दैट वी विल गेट वेलोसिटी। चलिए 1/3 t स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2/3 t है ना, 2 पावर है, मल्टीप्लिकेशन t⁻2 - 1 दैट इज़ 1 हम लिखते नहीं यहाँ पर। नाउ दिस इज़ वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, मतलब 2/3 t का और एक बार यहाँ पर डेरिवेटिव लेना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टाइम। सो दिस इज़ 2/3, ओके। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन हमें मिला स्टूडेंट। अब फोर्स क्या होगा यहाँ पर, देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया है 3 इंटू एक्सेलरेशन 2/3, सो दिस इज़ 2 न्यूटन। देखिए अब फोर्स पता हो गया हमें, 2 न्यूटन, ओके। डिस्प्लेसमेंट देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला एफ यस, एफ कितना है 2 न्यूटन इंटू यस के लिए इक्वेशन दिया है ना यहाँ पर 1/3 t स्क्वेयर। वर्क डन इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3, ओके, t स्क्वेयर, दैट इज़ वर्क डन निकालना है आफ्टर 2 सेकंड, मतलब t की वैल्यू 2 यहाँ पर रखेंगे, t स्क्वेयर मतलब 2 स्क्वेयर। सो w इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2 स्क्वेयर इज़ 4, सो वर्क डन इज इक्वल टू 8/3 जूल। तो ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट यहाँ पर फिर, यस ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर is stretched initially by 5 cm from the unstretched position. Then the work required to stretch it further by another 5 cm. देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग दी है, सपोज देर इज़ वन स्प्रिंग, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है k की वैल्यू, इट इज़ 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ओके। इज स्ट्रेच्ड इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x1 लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज़ 5 × 10⁻² मीटर। नाउ देन द वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द अनस्ट्रेच्ड पोजिशन ऑफ स्प्रिंग फर्दर बाय अनदर 5 सेंटीमीटर, मतलब नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस फर्दर 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ 5 + 5, सो x2 की वैल्यू होगी स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर, मतलब पहले 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ है, उसके बाद और 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना है, मतलब अब टोटल स्ट्रेचिंग कितना होगा सेकंड कंडीशन में 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ 10 × 10⁻², ये मीटर में कन्वर्जन, ओके। वर्क डन निकालना है। देखिए ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग, वर्क डन जो होता है, दैट वर्क डन इज गिवन बाय ½ kx²,
ये है फार्मूला। के फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बार स्ट्रेचिंग है, तो वर्क डन क्या होगा फिर यहाँ पर, सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। देखिए ड्यूरिंग फर्स्ट स्ट्रेचिंग वर्क डन इतना हुआ है। नौ अब सेकंड स्ट्रेचिंग और 5 सेंटीमीटर करना है हमें, मतलब टोटल स्ट्रेचिंग 10 सेंटीमीटर होगा। तो ड्यूरिंग सेकंड स्ट्रेचिंग कितना वर्क डन हुआ है ये पूछा है यहाँ पर, इसलिए डिफरेंस लिया है। नाउ W इज इक्वल टू हाफ के इन ब्रैकेट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो इसे हम निकाल सकते हैं। देखिए हाफ के की वैल्यू कितनी 5 इंटू 10⁻³ इन ब्रैकेट x2 स्क्वायर मतलब देखिए 10 इंटू 10⁻²। ओके, तो 10 का स्क्वायर 100 और ये 10⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ माइनस 5 इंटू 10⁻², दैट इज 25 इंटू 10⁻⁴। नो W इज इक्वल टू 5/2 इंटू 10⁻³ ओके। देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है, तो 100 माइनस 25 75 इंटू 10⁻⁴। सो वर्क डन इज इक्वल टू 75 इंटू 5 कितना होगा स्टूडेंट ये, यस 375 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, देयरफॉर W इज इक्वल टू, तो इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, 2 से डिवाइड करो। ओके देखिए यहाँ पर 10⁻⁴ और ये 10⁻³ इंटू 10⁻+3 लिखना बाकी था यहाँ पर। अब 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 कैरी 1 17 2 8 ज़ा 16 ओके कैरी 1 15 2 7 ज़ा 14.5 इंटू 10⁻⁻1। सो वर्क डन इज इक्वल टू 18.75 जूल। ओके, तो ये आंसर होगा स्टूडेंट। नो द ऑप्शन इज बी ऑप्शन। देखिए इसका यूनिट यहाँ पर न्यूटन मीटर इस तरह से भी लिखा है। देखिए स्टूडेंट, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन r1 वेक्टर r1 इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j प्लस 9k कैप टू द पोजीशन r2 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, द वर्क डन विल बी। देखिए बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये। तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, बिकॉज वर्क डन ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज़ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, मतलब वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर यस के जगह पर हम आर लिखते हैं स्टूडेंट, दैट इज आल्सो डिनोटेड एज डिस्टेंस। नो W इज इक्वल टू मतलब वर्क डन। देखिए फोर्स के लिए इक्वेशन क्या दिया है, 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ओके, ये फोर्स के लिए इक्वेशन दिया है स्टूडेंट। नो R मतलब देखिए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम r1 पोजीशन टू r2 पोजीशन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला दैट r वेक्टर r कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, दैट इज वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, इसे हम निकाल सकते हैं ना। अब r2 वेक्टर में से r1 वेक्टर माइनस करना है। देखिए डायरेक्टली इसको अब 14i कैप माइनस 3i कैप मतलब 11i कैप, उसके बाद 13j कैप माइनस 2j कैप मतलब प्लस 11j कैप। उसके बाद देखिए k कैप कोएफिशिएंट देखिए 9k माइनस 6k, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, मतलब ये प्लस 15k कैप, ये 15k कैप होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने r की वैल्यू निकाली। देखिए वेक्टर f की वैल्यू लिखिए डॉट, अब वेक्टर r मतलब 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप।
राइट। अब डॉट प्रोडक्ट के अंदर देखिए वेक्टर आई कैप डॉट वेक्टर आई कैप इज इक्वल टू वेक्टर जे कैप डॉट वेक्टर जे कैप इज इक्वल टू वेक्टर के कैप डॉट वेक्टर के कैप इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, और आई कैप जे या फिर जे कैप के कैप आई, इनकी वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू 4 इंटू 11, मतलब आई कैप और आई कैप का जो कोएफिशिएंट होगा, मतलब कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, 4 इंटू 11 कितना होगा, ये 44 होगा। उस तरह से जे कैप और जे कैप देखिए 11 इंटू 1 दैट इज़ 11। ओके, प्लस 15 इंटू 3 45। अब देखिए इनकी एडिशन कितनी होगी स्टूडेंट, दिस इज़ यस 55 प्लस 45, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 100 जूल, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट, if the kinetic energy of particle is increased by 300%, the momentum of the particle will increases by। देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, सपोज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है E1, ओके, एंड नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस बाय दिया है यहाँ पर, इंक्रीज्ड बाय मतलब E1 प्लस 300% of E1, therefore E2 is equal to E1 plus 300% मतलब 300 divided by 100 into E1, right? So this is E2 is equal to E1 plus 3 times E1, so E2 is equal to 4 times E1, ये रिलेशन आ गया। तो हमें क्या निकलना है यहाँ पर, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीजेस बाय, देखिए इनिशियल मोमेंटम P1, फाइनल मोमेंटम P2, तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1, ओके, इनटू 100, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है स्टूडेंट। तो फिर अब मोमेंटम और एनर्जी के बीच रिलेशन क्या होता है, हमें पता है P इज इक्वल टू √2mE, ये रिलेशन है स्टूडेंट। तो फिर P2 बाय P1 इज इक्वल टू √E2 बाय E1, बिकॉज 2m गेट कैंसल। नाउ √E2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4E1 बाय E1, ओके, सो दिस इज़ 2/1। अब देखिए इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हमें ये इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है ना, P2 माइनस P1 अपॉन P1, मतलब न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर हमने सब्सट्रैक्ट किया है, मतलब P2 बाय P1 माइनस 1 इज इक्वल 2/1, यहाँ से भी -1, मतलब दोनों साइड से -1 करेंगे हम। तो ये होगा फिर P2 माइनस P1 अपॉन P1, ओके, इज इक्वल टू, ये कितना होगा फिर 2 माइनस 1 अपॉन 1, सो P2 माइनस P1 अपॉन P1, इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 1/1, ओके, दैट मीन्स P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, मतलब यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू 100, देयरफॉर P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100 इज इक्वल होगा 100%, मतलब यहाँ पर द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीजेस बाय 100%, मतलब ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए थ्योरेटिकल MCQ है, लेकिन इसे हमें प्रूव करना होगा। यहाँ पर गिवन क्या है, देखिए कि रिटार्डेशन ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब रिटार्डेशन हम ए मानेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट मतलब x, ओके, और हमें यहाँ पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी
ओके, और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन निकालना है। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये इनिशियल पोजीशन, इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v1, ओके, मास है m1, एंड रिटार्डेशन इसके ऊपर ऐड करने के बाद सपोज़ इस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी है v2, मास m सेम रहेगा, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी देखिए, हाफ m कॉमन निकालते हैं हम यहाँ पर, एंड इन ब्रैकेट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ओके। इनके बीच और डिस्प्लेसमेंट के बीच मतलब x के बीच रिलेशन हमें निकालना है। तो ये यहाँ पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू 1 होगा, या x स्क्वायर होगा, या फिर e रेज़ टू x होगा, या फिर log ऑफ e x होगा। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर, ओके। तो चलिए ये प्रूव करना है हमें यहाँ पर। अब रिटार्ड हमें दिया है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर देखिए v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब इट इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस साइन शोज दैट, देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस एक्स। सपोज यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम 1 लेते, तो माइनस साइन इंडिकेट दैट दिस इज रिटार्डेशन, तो ये रिटार्डेशन है। और एक्सेलरेशन को हमने इस तरह से लिखा v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये क्लियर है स्टेप आपको? नहीं है? ओके, देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। नाउ डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स एंड डिवाइड बाई डी एक्स। क्या किया हमने, डी एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है इसको, ओके। तो a इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी ये लेते हैं पहले, डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ओके। नाउ डी एक्स बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ वेलोसिटी, इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब समझ में आ गया ना आपको? एक्सेलरेशन को हम इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं, ओके। नो v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ओके। नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन v डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको v1 टू v2 लेना है, v1 टू v2, ओके। और फिर डिस्प्लेसमेंट, सपोज यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन है और ये इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है x, मतलब 0 टू x, 0 टू x लेना है यहाँ पर लिमिट। इसको सॉल्व करते स्टूडेंट, देखिए इसका पावर 1 है, इसका भी यहाँ पर पावर 1 है, तो ये क्या होगा v स्क्वायर बाय 2, और ये लिमिट्स v1 टू v2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकालते हैं हम, फिर यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 इसका इंटीग्रेशन, और 0 टू x। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v की वैल्यू पहले v2 रखेंगे, v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस v1 स्क्वायर बाय 2, इट इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 लोअर लिमिट, ओके। अब यहाँ पर देखिए कि 1/2 कॉमन निकलेगा, और साथ में हम दोनों तरफ अगर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए हाफ यम, ये 2 कॉमन निकला है और यम से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा v स्क्वायर माइनस, मतलब v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ यम एक्स स्क्वायर, मतलब यम से दोनों साइड को हमने मल्टीप्लाई किया और ये 2 यहाँ पर कॉमन निकाले, यहाँ पर 2 पहले से है, ओके। Now half m in bracket v2 minus v1 square, this represents loss in kinetic energy, okay, it is equal to minus half m x square। देखिए वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, इसलिए लॉस इन
वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया। अब 1/2 m ये तो कांस्टेंट है ना, इसका मतलब हम यहाँ पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² लिख सकते हैं स्टूडेंट, करेक्ट। तो ऑप्शन क्या होगा फिर यहाँ पर, ऑप्शन सी। ओके, एन इलेक्ट्रिक मोटर exerts a force of 40 Newton on a cable and pulls it by a distance of 30 meter in 1 minute. The power supplied by motor in watt is, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर फोर्स की वैल्यू दी है, कितना है फोर्स यहाँ पर 40 न्यूटन, ये फोर्स यहाँ पर दिया है स्टूडेंट। एंड इट इज़ एक्टेड ऑन अ केबल, पुल्स इट बाय अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर 30 मीटर, और ये पुलिंग कितने टाइम में हुआ है 1 मिनट के अंदर हुआ है। ओके, दैट इज़ 60 सेकंड। तो हमें यहाँ पर पावर सप्लाइड बाय द मोटर निकालना है P। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू यस वर्क अपॉन टाइम, और वर्क मतलब यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इजी नहीं है। तो वैल्यूज़ रखिए, फोर्स 40, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 30 मीटर और 60 सेकंड के अंदर। यस, 0 0 कैंसल, 3 2 ज़ा 6, तो P इज इक्वल टू 20 वैट, ये आंसर होगा स्टूडेंट। सो दिस इज ऑप्शन ए। A body of mass m moving with velocity 3 km per hour collides with a body of mass 2m at rest. Now the collapse mass मतलब combined, मतलब ये दोनों बॉडीज़ यहाँ पर स्टिक हुई है स्टूडेंट, starts to move with a velocity, we have to find it common velocity. ओके, देखिए फर्स्ट बॉडी का मास कितना है m है, m बॉडी, okay, and it is moving with velocity, suppose this velocity is u1 and it is given 3 km per hour, collides with a body, और एक यहाँ पर बॉडी which is at rest, मतलब u2 की वैल्यू 0 होगी स्टूडेंट, और जिसका मास है डबल 2m, और ये दोनों कोलिजन के बाद स्टिक हो जाते हैं, that is known as collapse mass, and this combined mass now moves विथ कॉमन वेलोसिटी। ओके, मतलब v1 और v2 दोनों की वैल्यू सेम होगी ना, और वही वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये किस तरह का कोलिजन है स्टूडेंट, दिस इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, तो कॉमन वेलोसिटी हमें निकालनी है। देखिए कॉमन वेलोसिटी के लिए फार्मूला होता है यस m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना ये फार्मूला। या फिर आप देखिए बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है m1 u1 प्लस m2 u2। ओके, मतलब ये m1 की वैल्यू है m और m2 की वैल्यू है 2m, इन दोनों का मोमेंटम कंबाइंड मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मास कंबाइन है, मतलब टोटल मास अब होगा m1 प्लस m2 इनटू कॉमन वेलोसिटी v। इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नो v इज इक्वल टू m1 की वैल्यू m है, u1 कितना है 3। देखिए किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑप्शंस में किलोमीटर पर आवर ऐसा दिया है, प्लस m2 मतलब 2m इनटू, अब सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी उसकी, डिवाइडेड बाय m प्लस 2m। नो v इज इक्वल टू, देखिए 3m, ये तो 0 हो जाएगा, m प्लस 2m मतलब ये 3m। ओके, देयरफॉर v इज इक्वल टू 1। तो फिर आंसर क्या होगा स्टूडेंट इसका, यस इट इज़ 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, यस ए ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट, अ मास ऑफ 0.5 kg मूविंग विथ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड
on horizontal smooth surface collides with nearly weightless spring of force constant K is equal to 50 Newton per meter. The maximum compression of the spring would be. देखिए as shown in the diagram, जैसे ये स्पीयर इस स्प्रिंग के साथ कोलाइड होगा स्टूडेंट, तो स्पीयर मूविंग है, इसका मतलब स्पीयर पजेस काइनेटिक एनर्जी. ओके, और ये काइनेटिक एनर्जी जब ये स्प्रिंग के साथ कोलाइड होगा स्टूडेंट, तो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन अब पोटेंशियल एनर्जी में होगा, बिकॉज स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगी ना. तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग स्पीयर, ये दोनों सेम होंगे. तो ये लॉजिक यहाँ पर हमें यूज़फुल है. देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पीयर मतलब हाफ mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट, फार्मूला क्या है, हाफ kx². तो इससे हम यहाँ पर स्प्रिंग कितनी कॉम्प्रेस मतलब डिस्प्लेसमेंट x कितना होगा ये निकाल सकते हैं स्प्रिंग के अंदर. ओके, तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा. देखिए mv² इज इक्वल टू kx². यम मास कितना दिया है 0.5. ओके, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड. सो 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू k मतलब फोर्स कांस्टेंट कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट 50 इंटू x². तो इसे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट. देखिए x², ओके, इट इज़ इक्वल टू x² इज इक्वल टू ये 0.5 इंटू 1.5 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब 0.5 अपॉन 50, देखिए पॉइंट अगर निकाल देते हैं तो यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, फिर 5/500 मतलब 1/100. ओके, और ये ब्रैकेट 1.5 इसका स्क्वायर. नाउ x इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट क्या होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट 10. ओके, सो x इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 10 मतलब 0.15 और यूनिट मीटर. तो स्प्रिंग यहाँ पर कॉम्प्रेस कितनी होगी स्टूडेंट 0.15 मीटर, मतलब ऑप्शन बी. नेक्स्ट MCQ, अ ball moving with velocity 2 meter per second collides head on with another stationary ball of double the mass. If coefficient of restitution is 0.5, then their velocities in meter per second after collision will be. देखिए यहाँ पर एक बॉल है जिसका मास हम m1 कंसिडर करते हैं, जिसका मास है m1 इज इक्वल टू m and velocity, initial velocity u1 is equal to 2 meter per second. Okay, collides head on with another stationary ball of double mass, मतलब m2 की वैल्यू कितनी है 2m और u2 0 because it is stationary. If coefficient of restitution मतलब e 0.5, e की वैल्यू 0.5 है, then their velocities after collision will be, मतलब v1 की वैल्यू एंड v2 की वैल्यू हमें निकालनी है स्टूडेंट. तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, e इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, ये है ना फार्मूला. तो 0.5 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 कितना है देखिए 2 माइनस u2 0 है. तो यहाँ पर हमें v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, देखिए 2 माइनस 0 दैट इज़ 2, 2 इंटू 0.5 दैट इज़ 1. ये एक इक्वेशन हमें मिलता है स्टूडेंट. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा फिर m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2. ओके, m1 की वैल्यू m
V1 प्लस M2 की वैल्यू 2m है, V2 ओके, इट इज़ इक्वल टू M U1 कितना है यहाँ पर 2 है, अब U2 0 है इसलिए सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। नो M कॉमन निकाल कर हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, V1 प्लस 2V2 ओके इज इक्वल टू 2, राइट। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दो इक्वेशंस हमें मिले, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 2। अगर इन दोनों के एडिशन करते स्टूडेंट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड V2 माइनस V1 और यहाँ पर V1 प्लस 2V2, अगर इन दोनों के एडिशन करते, इन दोनों की एडिशन करते तो माइनस V1 और प्लस V1 कैंसिल हो जाएगा, V2 प्लस 2V2 मतलब 3V2 बराबर है, इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज़ 3। तो देयरफॉर V2 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, दिस इज़ 1 मीटर पर सेकंड। तो एक वैल्यू यहाँ पर आ जाती है V2 की। अब यहाँ से हम V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए V1 अगर इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ओके V2 माइनस, तो V1 इज इक्वल टू V2 की वैल्यू 1 है माइनस 1, तो V1 कितना होगा फिर 0 होगा, 0 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमने V1 की वैल्यू 0 और V2 की वैल्यू 1 निकाली है, मतलब 0,1। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, यस ऑप्शन ए। एक तरीका है स्टूडेंट यहाँ पर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला यूज़ किया हमने और बाद में ये लॉजिक लगाया है कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इसको सॉल्व करने के लिए और एक डायरेक्ट हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है, V1 इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस इन अनदर ब्रैकेट 1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। ये फार्मूला है ना, ओके। एंड V2 के लिए फार्मूला कौन सा है, इन ब्रैकेट 1 प्लस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस इन अनदर ब्रैकेट M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। तो ये फार्मूलेज हम यूज़ करके डायरेक्टली V1 V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर इजी गोइंग लगेगा वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट MCQ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय, एक एक्सप्रेशन दिया है देखिए, V ऑफ x इज इक्वल टू x⁴/4 माइनस x²/2 जूल। The total mechanical energy of particle is 2 joule. Then the maximum speed in meter per second is, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है V ऑफ x, क्या इक्वेशन है, इट इज़ इक्वल टू x⁴/4 माइनस x²/2 जूल, राइट। अब वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, एंड फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि dV/dx इज़ इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर ये निकालना है हमें, तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो dV/dx इज इक्वल टू, देखिए x⁴ डिवाइड बाय 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x³ डिवाइड बाय दिस 4, डेरिवेटिव करना है ना हमें। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा 2x डिवाइड बाय 2, और ये क्या होगा फिर 0 होगा, 4 कैंसिल, 2 कैंसिल, देयरफॉर x³ माइनस x इज इक्वल टू 0,
दैट इम्प्लाइज यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होगा। देखिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये इधर आने के बाद प्लस एक्स होगा, तो फिर एक एक्स कैंसिल होगा ना, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस 1, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1। तो x की वैल्यू अगर +1 या -1 रखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। ओके, तो फिर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, देखिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू +1 रखो या फिर -1 रखो, उसका देखिए अगर -1 रखते तो -1 का 4th पावर +1 होगा और -1 का स्क्वायर भी +1 होगा। ओके, तो 1 वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो 1/4 माइनस 1/2, 1/4 माइनस 1/2 मतलब -1/4, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलती है स्टूडेंट यहाँ पर, -1/4 जूल। नो इन न्यूमेरिकल देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी है यहाँ पर, मैक्सिमम। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो टोटल होगी ना यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये दिया है यहाँ पर 2 जूल। ओके, तो हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, तो इससे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस, अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी, -1/4 इज इक्वल टू 2। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2, ये माइनस से जाने बाद प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा फिर, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 9/4। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो यहाँ पर ये v मैक्स होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वेलोसिटी भी मैक्सिमम। ओके, इट इज़ इक्वल टू 9/4। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, हाफ × अब मास कितना दे यहाँ पर, 1 किलोग्राम। ओके, v मैक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9/4, तो v मैक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, तो ये 9/2 है ना, तो मैक्सिमम स्पीड मतलब दोनों तरफ अब अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 3/√2 आएगा स्टूडेंट, 3/√2। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिया है, यस दिस इज मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.50 kg इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड on smooth surface. It strikes another mass of 1 kg and then they move together as a single body. देखिए move together as a single body after collision, मतलब ये perfectly inelastic collision का example है स्टूडेंट। The energy lost during the collision is, देखिए perfectly inelastic collision मतलब A की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू 0। ओके, और गिवन डाटा क्या क्या दिया है यहाँ पर, m1 0.50 किलोग्राम, m2 1.00 किलोग्राम। अब इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, और ये दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक हो जाता है। ओके, अभी यहाँ पर ये नहीं दिया है कि दूसरा ऑब्जेक्ट मूविंग है या रेस्ट है, तो ऐसे कंडीशन में हम सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट कंसिडर करते हैं, तो इसलिए U2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी स्टूडेंट। ओके, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पर निकालना है, तो देखिए एक जनरल फार्मूला लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए, हाफ इन ब्रैकेट m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, सेकंड ब्रैकेट u1 माइनस u2 ब्रैकेट स्क्वेयर, एंड थर्ड ब्रैकेट में क्या होता है कि 1 माइनस e स्क्वेयर होता है। ओके, ये जनरल फार्मूला है। अब ए की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो इसमें वैल्यूज़ रखिए आप। ओके, तो डेल्टा के ई इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट 0.5 × 1 डिवाइड बाय 0.5 + 1, राइट,
u1 कितना है 2 माइनस u2 0 है इसका स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस ई मतलब 0। तो डेल्टा के ई मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 0.1 इंटू 1 0.5 मतलब 0.5 इंटू 1 0.5, 0.5 प्लस 1 1.5। ओके, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ पर 1 माइनस 0 मतलब 1। ओके, तो ये 2 2 ज़ा 4 आएगा। दिस इज़ 0.2 इंटू 0.5 इंटू 2 कितना होगा 1 होगा, डिवाइड बाय 1.5। तो यहाँ पर इसको हम 10/15 लिख सकते हैं ना। देयरफॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 15 से डिवाइड कीजिए 0 पॉइंट, अब 100 हो गया, 15 6 ज़ा 90, यस। तो यहाँ पर 6 आएगा स्टूडेंट। अगेन कैरी कितना 10, तो 15 6 ज़ा 90, तो ये 6 रिकरिंग रहेगा। सो डेल्टा के ई मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हम इसको 0.67 जूल इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है स्टूडेंट सी। देखिए, इस न्यूमेरिकल को और एक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हम, और फिर दोनों का डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट। अ मेटल बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 32 मीटर ऑन स्टील प्लेट if the coefficient of restitution is 0.5, to what height will the ball rise after second bound? ओके, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू दी है स्टूडेंट, तो ए कितना है यहाँ पर 0.5, तो इसको हम 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हाइट कितनी दी है, एच इज इक्वल टू 32 मीटर। देखिए हाइट यहाँ पर एच 32 मीटर, यहाँ से अगर इसको हम ड्रॉप कर दें स्टूडेंट, तो ये इस तरह से रिबाउंड होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट रिबाउंड, उसके बाद ये यहाँ पर सेकंड रिबाउंड, तो ये हाइट पूछी यहाँ पर हमें, तो ये हाइट सपोज h1 होगी, तो ये हाइट होगी h2, तो h2 की वैल्यू हमें निकालनी है। सेकंड रिबाउंड बोला है ना, मतलब n इज इक्वल टू क्या लेना होगा 2 लेना होगा, और हमारे पास फार्मूला क्या है एच एन इज इक्वल टू e⁻²n इंटू एच। अब n मतलब सेकंड रिबाउंड है, मतलब n की वैल्यू 2 लेनी है, तो h2 इज इक्वल टू, देखिए ये हाइट है ओरिजिनल, ये फर्स्ट रिबाउंड हाइट h1 तक आ गए हैं, अब ये सेकंड रिबाउंड हाइट h2 ये निकालना है। ओके, h2 e⁻² इंटू 2 इंटू एच कितना है 32। अब यहाँ पर ए की वैल्यू भी दी है ना, तो ये कितना है यहाँ पर, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं ना। ए की वैल्यू कितनी 0.5 मतलब 1/2। अब h2 इज इक्वल टू 1/2 रेस टू 2 इंटू 2 4 इंटू 32। ओके, तो फिर h2 इज इक्वल टू 2 का फोर्थ पावर कितना होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 मतलब 1/16 इंटू 32। देयरफॉर h2 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, यस इट इज़ 2 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा होगा फिर यहाँ पर, यस ऑप्शन ए, राइट।